देखो भाई, अगर क्रेडिट सेल है आपकी, तो एंट्री तो दोनों केस में हिमांशु टू सेल्स ही होगी, है ना। लेकिन अगर वो क्रेडिट सेल है, अगर वो पैसा उधार पे गया है, तो एंट्री बनेगी डेटर टू सेल। मेरा डेटर डेबिट हो जाएगा और टू में आ जाएगा सेल। क्लियर? यस सर। ये क्लियर हुआ? हाँ। यस सर। हो गया ना क्लियर सबको? यस सर। अच्छा, तो अब सिंपल सी बात ये है, अब सिंपल सी बात ये है कि देखो, इसमें मैं एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को। पेज नंबर 132 है इसमें। पेज नंबर 132 है मेरी बुक में। यह है व्हेन द ड्रॉ रिटेन द बिल टिल मेच्योरिटी। वैसे 144 पे है न्यू बुक में। हाँ, एक बार आप लोग नहीं, देख लेना ऑफिस 42 में। है शायद। व्हेन द ड्रॉअर रिटेन्स द बिल टिल मैच्योरिटी ना सर। हाँ, इसके बाद फिर बी है, टेबल है ये, फिर बी है व्हेन द ड्रॉ डिस्काउंट द बिल विद बैंक बिफोर हाँ। मेच्योरिटी। ओके, सबका नंबर अलग अलग है। हाँ 144। 144 है। 144। इससे निकाल लिया। हाँ भाई, अब ये वाली फोटो देखो। अभी जो हम लोग कह रहे थे, जो कह रहे थे, हाँ हाँ सही है सही है सही है। देखो भाई, अब ध्यान से बात समझना और जरा, जैसे मैंने कट किया हुआ है ना, इसको ऐसे ही कट करना है इसको। फर्स्ट एंट्री है हिमांशु टू सेल्स। आप क्रेडिट पे सेल करोगे, पैसे कुछ टाइम बाद मिले आपको, या फिर बीआर जाएगा या फिर बीपी जाएगा, दोनों केस में एंट्री पास होगी हिमांशु टू सेल्स। क्लियर? लेकिन ये जो एंट्री थी डेटर टू सेल वाली, बीआर टू सेल वाली, ये सही कैसे हुई? दोनों एंट्री को जरा समझो। हिमांशु को डेबिट मारा मैंने, फिर डेटर को डेबिट मारा मैंने। दोनों ही सिनेरियो में कैश तो डबल अमाउंट से सेल से क्रेडिट हो गई ना।
सेल डबल हो गई। तो एंट्री क्या करनी है आपको, फर्स्ट एंट्री है, बस समझ लेना एक बार एंट्री को, क्योंकि यही एंट्री मेरे को समझानी है अभी। अभी इसके बाद मेरा बी आर बी पी शुरू नहीं हुआ है मेरा अभी तक। मैं पहले एंट्री समझा रहा हूँ कि शुरुआत कहाँ से होती है। अब है क्या, होता क्या है कि ये जो हिमांशु है, ये जो हिमांशु है, ठीक है, इसको मैंने सेल कर दिया। तो अब अगली एंट्री में हिमांशु क्रेडिट होगा ना। हिमांशु से क्या लिखूं मैं, हिमांशु कौन है मेरा, हिमांशु डेटर है ना मेरा। तो मैं क्या करूंगा, मैं हिमांशु को डेटर में ट्रांसफर कर दूंगा ना, कि भैया हिमांशु कौन है मेरा, डेटर। ये बात समझ में आ रही है, हिमांशु कौन बनेगा मेरा, डेटर बनेगा। तो डेटर वाले अकाउंट में, जो डेटर वाला अकाउंट है, जो डेटर का अकाउंट, उसमें मैं टू के साइड में क्या लिखूं, टू हिमांशु, की मुझे हिमांशु से पैसे लेने हैं। क्लियर हो गई बात, ये जहां से पैसे आने हैं वो मेरा हिमांशु है। यहां तक बात क्लियर हो गई। और जब हिमांशु मुझे पैसे दे देगा तो मैं इसको रिवर्स एंट्री पास करके खत्म कर दूंगा। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर मुझे बी आर जाना है मेरा वहां पे, तो फिर एंट्री क्या पास हो जाएगी, फिर एंट्री पास होगी ये वाली, फिर बी आर डेबिट होगा टू हिमांशु। समझ में आ रही बात ये वाली। तो फर्स्ट एंट्री वाली के बाद, फर्स्ट एंट्री के बाद आपको क्या करना है, हिमांशु टू सेल्स लिखा, उसके बाद अगली एंट्री क्या होगी, बी आर टू सेल, बी आर टू हिमांशु। तो होता क्या है, अब हमारा जो चैप्टर है ना बी आर का, बी आर वाले चैप्टर में ये जो हमारी फर्स्ट एंट्री है, ये जो हमारी फर्स्ट एंट्री है, ये फर्स्ट एंट्री हमारी नहीं होती। हमारी एंट्री कहां से शुरू होगी, हमारी एंट्री शुरू होगी डायरेक्टली यहां से। बात समझ में आ रही है, हमारी एंट्री शुरू होगी यहां से, बी आर टू हिमांशु। अब आ जाओ, अब तो ये फर्स्ट वाला जो है ना, व्हेन द ड्रॉअर रिटेन द बिल टिल मेच्योरिटी। जरा इस लाइन को समझो कि व्हेन द ड्रॉअर रिटेन द बिल टिल मेच्योरिटी, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है सीधा सीधा, व्हेन द ड्रॉअर, ड्रॉअर कौन है, ड्रॉअर कौन है बताओ। एक तरीके से मैं उसको ये बोल सकता हूँ कि वो मेरा मतलब मैं खुद जो सेलर है, जिसका राइट है पैसे लेने का, ठीक है। अब अगर मैंने सेल किया था अपने और हिमांशु वाले केस में, अगर मैंने सेल किया था तो मेरे पास पैसे का राइट होना चाहिए ना, मुझे पैसे मिलने चाहिए ना। तो हिमांशु ने क्या किया, उसने कहा कि ये पकड़ो भैया मेरा बी आर, ठीक है। अब वो बी आर मेरे पास आ गया और उस पर डेट लिखी हुई है फॉर एग्जाम्पल 3 महीने की, ठीक है, 3 महीने की डेट लिखी हुई है उसके ऊपर। ये जो इससे पिछले वाले, जस्ट इससे पिछले वाले पेज पे जो डेज ऑफ ग्रेस है ना, डेज ऑफ ग्रेस दिख रहा है सबको, ये डेज ऑफ ग्रेस एंड डेट ऑफ मेच्योरिटी, यस सर। ये प्लीज मार्क कर लो। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत आते हैं इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये तो पता होगा ना कि 3 दिन की डेज ऑफ की मेच्योरिटी के बाद 3 दिन और मिलते हैं, डेज ऑफ ग्रेस मिलते हैं। अगर वो हॉलीडे होगा, नेशनल यस हॉलीडे होगा, सर। तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रीसीडिंग द हाँ एग्जैक्टली exactly. एक बार इसको जरूर पढ़ लेना, इसको मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। मैंने बहुत क्वेश्चंस देखे हैं इसके ऊपर आते हुए, ठीक है। चलो, तो जरा आप ये समझो कि अगर मेरे को फॉर एग्जांपल, अगर मुझे हिमांशु ने बिल दे दिया, ठीक है, और वो बिल मेरे पास 3 महीने के टाइम पे, हिमांशु ने बोला कि देखो अभी सर ऐसा है, अभी ये बिल रखो और जो मैं 3 महीने बाद आपको पेमेंट कर दूंगा इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैंने पूरे 3 महीने तक अपना वो बिल अपने पास रखा है, तो फिर एंट्री क्या होगी, देखो सबसे पहले एंट्री क्या लिखी हुई है, ड्रॉइंग ऑफ ए बिल। अगर मैं बिल ड्रॉ कर रहा हूं तो एंट्री क्या पास हो रही है, बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग। ड्रॉइंग कौन होगा यहाँ पे, हिमांशु। और यही एंट्री देखो यहाँ पे लिखी हुई है मैंने स्क्रीन पे, जो मैंने सर्कल की हुई है, दिख रही है, बी आर टू हिमांशु। हिमांशु कौन हुआ, ड्रॉइंग हुआ ना। समझ में आ रही है आप लोगों को बात। इसके बाद अब क्या हुआ, 3 महीने पूरे हो गए। अब क्या हुआ, 3 महीने पूरे हो गए, और 3 महीने पूरे होने के बाद, 3 महीने पूरे होने के बाद अब मुझे पैसे मिल रहे हैं वापस। तो जब मुझे पैसे वापस मिलेंगे तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, मेरा जो बैंक अकाउंट है वो। और पैसे किसके अगेंस्ट में मिलेंगे मुझे, बी आर के अगेंस्ट में मिलेंगे ना। पैसे किसके अगेंस्ट में मिलेंगे मुझे, बी आर के अगेंस्ट एज में मिलेंगे। क्रेडिट कर देंगे। तो मेरा जो कैश या बैंक अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, और जो बी आर है, क्योंकि बी आर के अगेंस्ट में पैसे मिल रहे हैं मेरे को, बी आर के
अगेंस्ट में पैसे मिल रहे हैं मुझे, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। कैश टू बी है ना सर? कैश टू बी आर। अब जरा मैं ना एक चीज समझाता हूँ आप लोगों को, 1 मिनट दो बजे। देखो भाई, अब जरा इसको समझना जो मैंने लिखा हुआ है। देखो अल्टीमेटली हमारी एंट्री कहाँ शुरू हुई थी? हमारी एंट्री शुरू हुई थी कहाँ से? यहाँ से, हिमांशु टू सेल्स। ठीक है। अब अगली एंट्री में क्या हुआ? अगली एंट्री में देखो एक बार, अगली एंट्री में क्या हुआ? मैंने हिमांशु को क्रेडिट मार दिया, बी आर डेबिट हो गया। तो हिमांशु ऊपर डेबिट हुआ था फर्स्ट एंट्री में, यहाँ सेकंड एंट्री में क्रेडिट हो गया, तो हिमांशु तो खत्म। तो एंट्री क्या बची? बी आर टू सेल बची। एंट्री एंट्री क्या बची? BR2 सेल बची। अगले वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा है? अगले वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा है? देखो
बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, अगले वाले क्वेश्चन एंट्री में क्या आ रहा है, बी आर टू बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, तो बी आर ऊपर डेबिट मारा था, बी आर नीचे क्रेडिट हो गया, तो बी आर से बी आर खत्म हो गया, तो बचा क्या, अल्टीमेटली क्या बच रहा देख रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, अल्टीमेटली क्या बचेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। तो ये सारा प्रोसेस होता है एक उसके अंदर। और अगर मुझे पैसे नहीं मिले 3 महीने बाद, अगर मेरा जो बिल है अगर वो डिसऑनर हो गया, अगर वो आखिरी तारीख पे डिसऑनर हो जाता है, तो उस केस में क्या करना होगा मेरे को, मेरा जो बिल है जो मेरे पास बी आर रखा हुआ है बैंक मुझे वापस करेगा, और मैं किसे वापस कर दूंगा, मैं हिमांशु को वापस करूंगा, भैया ये पकड़ो अपना बिल, ठीक है, हिमांशु डेबिट मारूंगा, हिमांशु को मैं क्या मारूंगा, डेबिट टू बी आर। क्लियर हो गई बात, बी आर उसका वापस, बी आर उसका वापस। ये एंट्री क्लियर हो गई सबको, ये एंट्री क्लियर हो गई। यस सर। यस सर। अब ये तो हुआ ड्रॉअर की बुक्स में, अब जरा उसी टेबल में दूसरे वाले कॉलम में आओ, ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी, ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी, ड्रॉई की बुक्स में देखो क्या लिखा हुआ है, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। ड्रॉअर कौन होगा यहाँ पे, ड्रॉअर कौन होगा यहाँ पे, मैं, मुझे पैसे रिसीव करने हैं तो वो मेरे अकाउंट को, मतलब हिमांशु मेरे अकाउंट को डेबिट मारेगा और अपने बीपी अकाउंट को क्रेडिट मार लेगा, ठीक है। अगली वाली एंट्री में क्या होगा, जब वो पैसे देगा मुझे तो अपने बीपी को रिवर्स मार के डेबिट मारेगा टू बैंक अकाउंट। क्लियर हो गई बात, तो अल्टीमेटली एंट्री क्या बच रही है, एंट्री क्या बच रही है, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर, और उसके बाद क्या लिखा हुआ, नोटिंग चार्जेस क्या है, अगर डिसऑनर होता है तो नोटिंग चार्जेस लगते हैं, फिर इसके ऊपर वो बैंक चार्ज करता है, और वो फिर वो बंदा खुद रिसीव करेगा किससे, ड्रॉअर से। अच्छा, ये तो एंट्री हो गई अगर बिल टिल मेच्योरिटी रहता है तो। अब मान लो कि जो ड्रॉअर है यानी कि मैं, अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई 3 महीने से पहले, अगर मुझे 3 महीने से पहले पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, when the drawer discount the bill with bank before maturity, when the drawer discount the bill with bank before maturity, अगर ऐसा होता है कि हमारा जो बिल है अगर वो मेच्योरिटी से पहले अगर हमें डिस्काउंट करवाना है, हमें जरूरत पड़ गई पैसों की, तो उस केस में क्या होगा, देखो सबसे पहली एंट्री क्या है, सबसे पहली एंट्री देखो दोनों केस में, ऊपर वाले टेबल में भी देखो और नीचे वाले टेबल में भी देखो, एंट्री क्या हो रही है, बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, दोनों ही केस में वो एंट्री रहेगी। मतलब जब आपका बिल इश्यू होगा ना तो सेम एंट्री रहेगी आपकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब आप बिल ड्रॉ करोगे तो सेम एंट्री होगी, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। मैं इसकी क्लिप भी ना दिखा देता हूं, देखो भाई, when the drawer retain the bill till maturity, तो फर्स्ट एंट्री क्या पास हो रही है, बीआर अकाउंट डेबिट ड्रॉई अकाउंट, और उसमें दूसरे वाले केस में क्या एंट्री पास हो रही है, सेम बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, मतलब ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री सेम एंट्री है। क्लियर हो गई बात यहां तक। लेकिन अब अगली वाली एंट्री में क्या लिखा हुआ है, देखो अगली वाली एंट्री क्या है, ऊपर वाले में यानी कि यहाँ पे यहाँ पे क्या है, पेमेंट ऑन ड्यू डेट, और ये वाली एंट्री और नीचे वाले में कहाँ शिफ्ट हो गई, ये वाली एंट्री तीसरे नंबर पर शिफ्ट हो गई। अब देखो, अब जो पैसा मुझे ड्रॉई से लेना था, जो पैसा मुझे हिमांशु से लेना था, वो पैसा अब मुझे कहां से मिलेगा, बैंक से मिलेगा मुझे। अब बैंक की जिम्मेदारी, अब वो पैसा बैंक अपना पैसा लेगा किससे, हिमांशु से। तो बात समझ में आ रही है, तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, देखो यहाँ पे क्या एंट्री पास हो रही थी, ऊपर बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, और एंट्री क्या पास हो रही, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, बस बीच में क्या आ गया, डिस्काउंट, क्योंकि जो बैंक है वो अपना डिस्काउंट चार्ज करेगा, जो बैंक है वो अपना डिस्काउंट चार्ज करेगा, ठीक है, बस इतनी एंट्री पास करनी होती है। तो अगर ऐसे अगर देखोगे ना तो बहुत टफ चीजें इसके अंदर है नहीं, बहुत सिंपल सी एंट्रीज होती है कि इस केस में ये होगा, इस केस में ये होगा, तो बहुत ज्यादा टिपिकल चीजें इसके अंदर है नहीं करने को। क्लियर हो रही बात, अभी तक कुछ अगर डाउट है तो अगर पूछो एक बार, अभी तक अगर कोई डाउट है तो। नो सर। सर नोटिंग चार्जेस बता दो एक बार क्या होते हैं। नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं दोस्त, मैं बीआर लेके गया बैंक में, ठीक है, या फिर
या फिर हुआ क्या, जैसे 3 महीने कंप्लीट हो गए, 3 महीने कंप्लीट हो गए और मैं गया लेने के लिए ड्रॉअर के पास। ड्रॉअर ने कहा, सॉरी, ड्रॉई के पास। तो ड्रॉई ने बोला मेरे पास पैसे तो है ही नहीं अभी। तो उस केस में क्या होता है, वो जो बी आर है आपका, जो आपका डॉक्यूमेंट है, उसे कैंसिल किया जाता है और फिर या तो नया जनरेट होगा या फिर कुछ ना कुछ स्टेप लिए जाएंगे अगले वाले कि भैया अब क्या करना है। तो उस टाइम पे जो ड्रॉअर है वो कुछ चार्जेस अप्लाई करता है, वो नोटिंग चार्जेस होते हैं। ये हुआ ड्रॉई और ड्रॉयर के बीच में। लेकिन जनरली जो नोटिंग चार्जेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अराइज होता है बैंक के थ्रू। मैंने अपना बी आर था वो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, ठीक है। अब जो बी आर वो किसके पास है, अब वो किसके पास है, अब वो बैंक के पास है। अब बैंक ने वेट किया 3 महीने का, 3 महीने कंप्लीट हो गए। बैंक ड्रॉई के गया पैसे लेने के लिए, भाई पैसे दे। ड्रॉई ने बोला है ही नहीं। तो वो जो बी आर था वो हो गया डिसऑनर। तो जब बी आर डिसऑनर, लेकिन बैंक ने तो ऑलरेडी पैसे दे रखे हैं ना ड्रॉअर को, बैंक तो ऑलरेडी पे कर चुका है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक बी आर वापस करेगा ही उससे, लेकिन उससे नोटिंग चार्जेस भी लेगा अपने और उससे पैसे वापस ले लेगा वो अपने। नोटिंग चार्ज कुछ नहीं, एक तरह का चार्ज है। ये बी आर आपका क्लियर नहीं हुआ है, अब उसके लिए अगेंस्ट में आपको पैसे देने पड़ेंगे। ड्रॉई से लेगा ना सर? और से, क्योंकि बी आर किसके पास, बी आर बैंक किसके पास ड्रॉवर था। से लेगा। बैंक ड्रॉवर जो है फिर वो ड्रॉअर ड्रॉवी से से लेगा, लेगा। जो ड्रॉअर है अच्छा वो फर्दर वो चार्ज करेगा ड्रॉवी ड्रॉई के से। साथ। क्लियर, मतलब जो बैंक है, बैंक मुझसे चार्ज करे पैसे, और मैं फिर फर्दर आगे जब मैं अपना बिल लेके वापस हिमांशु के पास जाऊंगा तो फिर मैं पैसे अपने हिमांशु से लूंगा। क्लियर। क्लियर सर। ठीक है, अभी क्या है, अभी देखो इसमें एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये कुछ इलस्ट्रेशन है। कितनी है इसमें, 6 हैं। बहुत सिंपल सिंपल सी हैं, तुम लोग ट्राई करना एक बार। और नहीं भी होंगे किसी में कुछ डाउट आएगा तो हम फिर से अपनी क्लास रख लेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक बार ना हम थियरी पे आ जाते हैं, चैप्टर वाइज। ठीक है, जितने भी हमने जी चैप्टर सर। किए हैं अब तक, उन चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज हैं, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी जिनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वो एक बार मैं मार्क करवा देता हूँ। थोड़ा सा तुम लोगों को इजी होगी, इस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ना। ओके सर। यहाँ तक किसी का कोई अगर कोई पॉइंट है, कोई कुछ बोलना चाहता हो तो अभी आप बोलो। सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, बैंक वाला। बैंक वाला देखो होता क्या है, स्टेप समझाता हूँ, स्टेप समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पास बी आर है, ठीक है, बिल रिसीवेबल है मेरे पास, और मुझे पैसे की जरूरत है। तो मैंने क्या किया, मैं बैंक के पास गया कि सर मुझे ना ये मेरे पास बी आर है और मुझे हिमांशु से पैसे लेने हैं, और 3 महीने का मेरे पास टाइम पीरियड है, मुझे पैसे 3 महीने बाद मिलेंगे, लेकिन मुझे पैसों की नीड अभी है, तो आप मुझे पैसे दे दो। तो बैंक कहेगा ठीक है मैं आपको पैसे दे देता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उसके अगेंस्ट में आपसे डिस्काउंट पे आपका ये बिल कर देता हूँ, बिल डिस्काउंट कर देता हूँ आपका। मान लो कि मुझे 1,000 रुपये लेने थे, तो बैंक उसमें 50 रुपये काटेगा अपने डिस्काउंट के, और 950 रुपये मुझे दे देगा, ठीक है। अब क्या करेगा, अब बैंक ना वेट करेगा, अब बैंक वेट करेगा किस चीज का, अब बैंक वेट करेगा कि भैया 3 महीने कब पूरे हों। जब 3 महीने पूरे होंगे तो बैंक अब क्या करेगा, बैंक उस बिल को लेके जाएगा हिमांशु के पास कि भैया हिमांशु ये बिल था, ये पैसे दे दो। अब हिमांशु का भैया पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। अब हुआ क्या, अब लफड़ा हो गया यहाँ पे, क्योंकि जो बैंक है वो ऑलरेडी पैसे दे चुका है मुझे, और बैंक को आगे पैसे मिल नहीं रहे। तो बैंक क्या करेगा, बैंक उस बिल को मुझे बुलाएगा अपने बैंक में, भाई साहब इधर आओ, ये जो आपका बिल है इसे अपने पास रखो और हमारे पैसे हमें वापस कर दो। जो डिस्काउंट का अमाउंट था वो भी गया, और बैंक ने जो मेहनत करी वो उसके अगेंस्ट में क्या करेगा, आपसे नोटिंग चार्ज ले लेगा वो आपसे, ठीक है। और नोटिंग चार्ज लेके वो बिल मुझे वापस दे देगा। फिर मैं अपना बिल लेके जाऊंगा किसके पास, हिमांशु के पास, कि यार तूने तो पैसे ही नहीं दिए, 3 महीने भी हो गए पूरे। तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस है एक तरीके से, ठीक है। बैंक जो है वो डायरेक्ट डील नहीं करेगा हिमांशु को, बैंक डील करेगा डायरेक्टली मुझसे, क्योंकि मैं गया था उसके पास बिल लेके। क्लियर हुआ। यस सर। हम्म, हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
सर ये ड्रॉवर्स की बुक में जब डिसऑनर होता है ड्यू डेट पे, तब इसमें नोटिंग चार्जेस नहीं दिखा रखे इसमें बैंक वाले में, या फिर इंक्लूडेड ही ड्रॉअर की होता है? नहीं, वो डिडक्ट होके आते हैं ना। अच्छा, हम्म, दिखाने की बात नहीं फिर। हाँ, वो कैश बुक में जाएगा। ओके। वो वहां से पे होता है ना, बैंक अकाउंट से पे होता है, बैंक में जाएगा वो सीधा। ठीक है। यस अब आ सर। जाओ अब आ जाओ स्टडी नोट नंबर 1, अकाउंटिंग बेसिक्स। आ गए? देखो, यस सर। वैसे तो सारी थियरी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो जो मैं मार्क करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं मत करना कि जो मैं मार्क करवा रहा हूँ सिर्फ उसी को पढ़ो, बाकी को छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। ठीक है? कोच जो मैं मार्क करवा रहा हूँ उनको अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, बाकी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ये जो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है ना, सबसे पहला वाला जो पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, इसका पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे वो आपको पॉइंट बता देगा और वो आपसे पूछ लेगा कि ये ऑब्जेक्टिव है कि इसका फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव के बाद ना फिर आप आ जाओ अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन। मिला? अकाउंटिंग यस सर। क्लासिफिकेशन नेक्स्ट पेज पे ही है। 4। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। जो स्टडी नोट नंबर 4 है आपका इसी बुक में, वो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है। और यही दो चीजें आपको पूरे उसमें पढ़नी है। इसको मार्क कर लो। ठीक है? इसको मार्क करने के बाद फिर आता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। दिख रहा है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यस सर। यस सर। इसको मार्क करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी आइटम सारी आपको पता होनी चाहिए। हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे याद करने पड़ेंगे। फिलहाल तो करने पड़ेंगे, कोई तरीका नहीं है। ऑफलाइन क्लास में तो मैं सबको रटवा दिया करता था बिल्कुल, एक एक टॉपिक। सर पेज नंबर क्या है? और मेरी ये जो पेज नंबर है इसका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, वो है 7। 6 है बुक में हमारी। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, ओके अपने हिसाब से एक बार देख लो। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके जितने भी टर्म्स हैं ना वो सारी इंपॉर्टेंट हैं। ओके। इनसे बहुत बनते हैं क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव। ठीक है? देन ओके सर। इसके बाद फिर है आपका बेसिक एजम्पशंस। बेसिक यस सर। assumptions, business entity concept, going concern, money measurement, accounting period concept, actual concept। मिला? यस सर। ये आपको पढ़ना जरूरी, रटना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी है आपको। ठीक है? अगर माइंड में रिटेनिंग पावर, पढ़ के भी चीजें रुक जाएंगी दिमाग में, और अगर रिटेनिंग पावर नहीं है तो फिर रट्टे मारने से भी चीजें रुकेंगी नहीं। इसके बाद है प्रिंसिपल्स, और देन है उसके बाद मॉडिफाइंग प्रिंसिपल, द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। मिल गया सबको सर बेसिक एक बार प्रिंसिपल? इसे पढ़ा दो कि मॉडिफाई प्रिंसिपल को। हाँ, मैं पढ़ा देता हूँ। यस सर, इसको एक बार पढ़ा दो। कंफ्यूजन हो रही थी क्योंकि इसमें बहुत। कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। देखो भैया, द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी का मतलब पता क्या होता है? मटेरियल का मतलब क्या होता है? सर कोई ऑब्जेक्ट। देखो, कोई कभी ऐसा चीज। सुना है क्या? हाँ। अरे यार, ये छोटी मोटी बातों पे तुम क्या ध्यान देते हो? जो छोटी मोटी चीज है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कभी इस तरह की यस बातें सर। सुनी है घर में? यस सर। सुनी है ना सबने? देखो, यस सर। हमारे अकाउंट्स में या कॉस्टिंग में ना मटेरियल का बेसिकली एक मतलब ये होता है, जो मटेरियल थिंग्स हैं उनके बारे में बात करनी चाहिए। मतलब जो चीज दिख रही है आपको, जो बड़ी बातें हैं उसके बारे में बात करो। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ही ये कहता है कि जो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स हैं
उन पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। जो आपकी छोटी ट्रांजेक्शन है उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। ठीक है, तो ये वो वाला मटेरियल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी कहता है कि भैया जो आपके मतलब की बातें हैं उन पे तो ध्यान दो ज्यादा। ठीक है, जैसे इसमें लाइन लिखी हुई है 1 2 3 4, फोर्थ लाइन में पढ़ रहा हूं मैं लास्ट में, सर्टेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। दिख गया? सर्टेन अकाउंटिंग यस सर। यस ट्रीटमेंट। सर। हाँ, यस सर। certain accounting treatment depends upon procedure laid down by the accounting standard. Some transactions are by nature material irrespective of the amount involved. Audit fees, loan to director. क्या लिखा हुआ है? Some transactions are by nature material, मतलब कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, भले उनका अमाउंट ही छोटा क्यों ना हो, irrespective of the amount involved. ऑडिट फीस, लोन टू डायरेक्टर, ये बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज मैटर करती हैं। सर जो बात छोटा समझ आ रही है अमाउंट जो आपको? हमारी डिसीजंस को चेंज कर दें, इम्पैक्ट डाल दे। हाँ, एग्जैक्टली ठीक है। एग्जैक्टली। जैसे सर ऑडिट में अगर 5 रुपए की भी कमी आ रही है तो यानी कि वो हमारी बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ हाँ हाँ। और वैसे अगर 5 रुपए की कमी आ रही है दैट इज नॉर्मल। हम्म। जैसे इसको अगर हम प्रैक्टिकली कहें तो ऐसा नहीं होता कि शादी, जब कभी शादी होती है घरों में तो इतने सारे गेस्ट होते हैं, किसी के वो दिक्कत नहीं है कि कभी भी कि इसकी शादी हुई या उसकी शादी हुई दिक्कत हो जाए, कुछ ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा ध्यान होता है किसका रखा जाता है शादी में? कोई बता पाएगा? फूफा मनी जी का। किसका? फूफा जी का। फूफा जी का। यस, फूफा जी का। फूफा जी यहाँ पे क्या हो गए? मटेरियल थिंग हो गए भैया, फूफा जी नाराज नहीं होने चाहिए। सर मतलब डिपेंड अपॉन नेचर पे भी डिपेंड करता है ना मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली ये वही चीज है कि जो बड़ी आपकी ट्रांजेक्शन, जो बड़ी अमाउंट है उन पे आपको बहुत फोकस करना है, लेकिन उसके अलावा कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो बड़ी नहीं है लेकिन स्टिल आपको उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अगर विदाई में 500 देने फूफा जी को तो आपको 500 ही देने पड़ेंगे, 100 से काम नहीं चलेगा। चलो अब आते हैं कंसिस्टेंसी पे। The concept says that the accounting practice should not change or must remain unchanged over a period of several year. Consistency का मतलब होता है कि जो मेथड आप फॉलो कर रहे हो ना उस पे आपको रहना है, मतलब जिस तरीके से आपका काम का तरीका है ना उसको आपको रखना है, या तो वो चेंज नहीं होना चाहिए, और आप उसे चेंज कर रहे हो तो एक टाइम पीरियड हो कि वो उस टाइम से पहले चेंज नहीं होगा। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि एक जो प्रैक्टिस है कि जो मेथड है, जैसे आपने कभी फीफो सुना है? फीफो। यस सर, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जी बहुत बढ़िया। लेकिन आपने फैफो सुना है? नो सर। सर क्या सुने? जुबिन हम नौटियाल जो सुना है आपने? फैफो जुबिन का नौटियाल। मतलब होता है, देखो फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन फीफो कॉन्सेप्ट अब ना बहुत कम यूज होता है फीफो कॉन्सेप्ट। ठीक है, और फीफो यस कॉन्सेप्ट सर। वहां यूज होता है। अच्छा देखो, हमें मैं बताता हूँ एक चीज प्रैक्टिकली। फीफो वहां यूज होता है जहां पे आपका एफएमसीजी इन्वॉल्व नहीं है। एफएमसीजी समझ में आता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, वो प्रोडक्ट जो जल्दी, जो ईटेबल प्रोडक्ट्स हैं आपके, तो वहां पे वो आपका फीफो यूज नहीं होता। फीफो वहां यूज होता है कि जहां पे प्रोडक्ट की एक्सपायरी नहीं हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन जब मैं एफएमसीजी की बात करूंगा, फॉर एग्जांपल मतलब पिज्जा, बर्गर, जो ईटेबल प्रोडक्ट्स हैं, ईटेबल, डेयरी तो वहां पर प्रोडक्ट्स। क्या यूज होता है? वहां पे यूज होता है फेफो, FEFO, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। ओके। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। वहां यूज होता है फेफो, FEFO, फर्स्ट एक्सपायरी। फार्मास्यूटिकल्स में भी होता है, फार्मेसीज में भी ये। एग्जैक्टली, तो वो ईटेबल्स ही हुए ना, फार्मास्यूटिकल्स भी ईटेबल्स में ही आते हैं। दवाइयां भी खाने पीने की चीजें ही होती हैं। यस सर। बट सर उसमें तो ड्रग्स एंड केमिकल्स वाला कॉन्सेप्ट भी तो उसमें करते हैं ना कि ड्रग्स एंड केमिकल्स जो लिया जाता है वो चीज़। हाँ, अल्टीमेटली ड्रग्स एंड केमिकल्स भी हैं, बट वो अल्टीमेटली जाने तो आपके पेट में ही है ना। उस पर फूड लाइसेंस भी लगा होता है दवाइयों पे, कभी आपने अगर ध्यान दिया हो तो सबने, क्योंकि फूड लाइसेंस कहाँ लगाया जाता है कि भैया हम यस सर।
अगर पिज्जा खाना है या फिर बर्गर खाना है तो वहां पे आपका फूड लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी FASSI से का होता है सर, यस पता यस है यस यस FSSI फूड लाइसेंस, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को आप खाओगे उसे तो आपकी बॉडी पे उस तरह का रिएक्ट नहीं होने चाहिए। तो क्लियर हो गया। तो कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है कि आप जो अगर आप फीफो फॉलो कर रहे हो तो फीफो फॉलो करो, और अगर आपका लीफो चल रहा है तो आपको लीफो फॉलो करना है। किसी ठीक भी है, मेथड में मतलब कि जोन सा कंसिस्टेंट रहो। प्रोसीजर हम फॉलो आप जो करते हैं, कर रहे हो उस तरीके से आप करो। आप ये नहीं करो कि कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ पॉलिसीज कर रहे चेंज कर रहे हैं, वो नहीं हो। करना। एग्जैक्टली आपको वो नहीं करना है, आपने वो नहीं करना है। क्लियर हो गई यस बात? सर। हाँ। नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म। Conservatism concept state that when alternative valuation are possible, one should select the alternative with which fairly represent economic substance of transaction. But when such choice is not clear, select the alternative that is least likely to overstate net assets or net income. It provides for all known expenses and losses by best estimates if amount is not known with certainty, but does not recognize revenue and gain on the basics of anticipation. कंजर्वेटिज्म का मतलब मैं समझाता हूँ क्या होता है। सर इन शॉर्ट इसमें हम प्रॉफिट को इतना कंसिडर नहीं करते हैं और लॉस को कंसिडर करते हैं। इसे सर प्रूडेंस मीन्स कॉन्सेप्ट भी बोलते फ्यूचर, हैं ना। अगर सर इन फ्यूचर हमें लॉस होने वाला है उसे हम आज की डेट में हम नोट रिकॉर्ड करना है, और अगर इन फ्यूचर अगर हमें प्रॉफिट होने वाला है बट वो आज रिकॉर्ड नहीं होगा, वो जब हमारा मेड हो जाएगा या हैपन हो जाएगा उसके बाद ही रिकॉर्ड होगी। ऐसा कह सकते हो, लेकिन जो मुझे समझ में ये समझ में आता है मेरे को इसको समझ के यस सर। कंजर्वेटिज्म को, कि भैया बी प्रिपेयर फॉर द लॉसेस, सीधी बात। ठीक है, प्रॉफिट ओके का सर। आपको अपने माइंड में रखना ही नहीं है। आपको बस लॉस के, जब आपका बिजनेस शुरू हो रहा है तो आपको लॉसेस के लिए प्रिपेयर रहना है, आपको तैयार रहना है, आपको फॉर द एंटिसिपेशन कि हाँ लॉस तो आपका होगा ही होगा। ठीक है, एग्जाम देने जाओगे अगर इस फॉर एग्जाम्पल अगर सीएमए में एंटर हो रहे हो तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। अब रिजल्ट क्या आएगा वो बात की बात है। अभी आप फाउंडेशन में हो तो आपको उतना रियलाइज होगा नहीं कि कितने एफर्ट्स चाहिए होते हैं, कितनी मेहनत करनी होती है। लेकिन एक बार जब इंटरमीडिएट के एग्जाम दो ट्राई करोगे तो यू विल रियलाइज कि ओहो ओहो ये तो गलत रास्ते पे आ गए, ऐसा रियलाइज होगा। लेकिन वहीं बस ये भी समझना है कि रास्ते मुश्किल वहीं होते हैं जब मंजिलें बढ़िया होती हैं। समझ रहे हो बात को? जब मंजिलें यस आसान सर। होती है ना तो रास्ते ऐसे होते हैं। अगर मंजिलें अच्छी देखनी है तो रास्ते तो मुश्किल होंगे ही होंगे। हम्म। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला है हमारा, ये बेकार है, टाइमलेस कॉन्सेप्ट, इंडस्ट्री प्रैक्टिस। ये नॉर्मल से, बाकी वो तीन हमारे ऊपर वाले ठीक थे बिल्कुल। हम्म। ठीक है, टाइमलेस का सिंपल सा मतलब ये कि टाइम टू टाइम रिकॉर्ड करना। डेली करो, सब कुछ डेली का डेली करो, सारी ट्रांजेक्शन रिलेट होनी चाहिए, इस तरह की चीजें होती हैं। यस सर। जैसे जो ये हमारा कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट है ना, इसका शादी, जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स को पता है कि भैया उनको अपने बच्चों की शादी करनी है, तो वो एक अमाउंट स्पेयर में रखते हैं कि बच्चों की शादी के लिए मुझे इतना। फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे करते हैं, प्रॉपर्टी लेकर डाल देते हैं कि शादी होगी तो इस प्रॉपर्टी को बेच देंगे और फिर पैसा जो आएगा, तो वो उस लॉस को मतलब लॉस नहीं, उस एक्सपेंस को जो फ्यूचर में होने वाला है 15 साल बाद, 20 साल बाद, उसको पहले ही उसके लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये है आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ठीक है, सर ये तो एग्जांपल है ना कंजर्वेटिज्म का, कि हो सकता है हाँ मतलब। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। यस सर। इसके बाद है अगला इंडस्ट्री प्रैक्टिस। इंडस्ट्री प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि जिस तरह से इंडस्ट्री फॉलो कर रही है। जैसे इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, टूथपेस्ट इंडस्ट्री, ठीक है, वो अलग है ना। ऑटो इंडस्ट्री वो अलग है, मोबाइल इंडस्ट्री वो अलग है, और फास्ट फूड वाली है वो एक अलग अलग इंडस्ट्री, टेलीकॉम अलग अलग इंडस्ट्री है। तो कई बार क्या होता है, जब हम इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं ना, हम कंपनी है, हम इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री मतलब होल एक पूरा वो होता है। जैसे एयरटेल, रिलायंस, जियो वगैरह जितने भी हैं सभी पार्ट अलग अलग कंपनी है, सेपरेट कंपनी है। लेकिन जब मैं बोलूँ टेलीकम्युनिकेशन, तो वो एक इंडस्ट्री है।
तो कई बार क्या होता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कौन से मेथड को फॉलो करूं, लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि जो प्रैक्टिस बेस्ट होगी, जो बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें उस वाले मेथड्स को फॉलो करना है। क्लियर? यस सर, जिस टाइप की इंडस्ट्री होगी उस हिसाब से फॉलो करना उस इंडस्ट्री में जो बेस्ट चल रहा होगा, ठीक है, हमें वो मेथड फॉलो कर लेना है। जैसे मैं फेफो को बोल रहा हूँ, अब जो फेफो मेथड है, FEFO, ठीक है, वो बर्गर किंग भी वही फॉलो करता है, KFC भी वही फॉलो करता है, डोमिनोज भी वही फॉलो करता है, ठीक है, जितने भी ये आउटलेट है ये सब फेफो ही फॉलो करता है कि एक्सपायर जो पहले एक्सपायर होने वाला है, जिसका टाइम नहीं अब एक्सपायर अबाउट टू एक्सपायर है, उससे पहले कंज्यूम कर लो, उससे पहले आप भेज दो। जितने भी वेयर हाउसेज हैं, वेयर हाउसेज से क्या होता है, वेयर हाउस में फेफो फॉलो होता है कि जो अबाउट टू एक्सपायर है उसको पहले आप स्टोर में भेज दो, स्टोर में जाके वो एटलीस्ट कंज्यूम तो हो जाएगा, और जिसकी एक्सपायरी बाद की है उसको आप वेयर हाउस में ही रहने दो। ठीक है, तो अपना ये वाला चैप्टर हो गया फिनिश। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आप कंप्लीट करना, ठीक है, जो भी डाउट्स आएंगे वो हम कर लेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर जो है इसके तो मैंने मार्क करवा ही दिए थे, इसके तो मैंने, है ना, थ्योरी मार्क करवा दी थी मैंने इसकी। नहीं सर, पढ़ाया था बस, मार्क नहीं कराई। थ्योरी मार्क नहीं करवाई थी? नो सर। चलो मार्क कर लो, मार्क कर लो, मार्क कर लो। इसमें जो सेकंड पेज पे है, मतलब मुझे दिख रहा है कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स एग्जाम्पल, दिखे किसी को? कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट एग्जाम्पल। हाँ, मेरी बुक में 16 पेज नंबर पे है रेवेन्यू रिसीट्स के एग्जांपल्स। कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स एग्जाम्पल। ओके सर। कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स एग्जाम्पल। अगर किसी के पास अगर बुक नहीं है तो बता दो, मैं फिर यहाँ से क्लिक करके भी भेज देता हूँ, मैं ग्रुप पे इस पे लगा देता हूँ मैं। ठीक है, मिला? कैपिटल contributed by the members, share capital contributed by the shareholders and members, loan raise, proceeds from sale of fixed assets, life membership fees in the case of club and association, legacy, government grants for specific purpose, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये हो गया मेरा कैपिटल रिसीट। अब मैं बात करता हूँ रिवेन्यू रिसीट्स की। रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्काउंट, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, एनुअल सब्सक्रिप्शन इन द केस ऑफ ये क्लियर हो गई बात? यस सर। इसके बाद फिर मार्क करो आप कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल लॉस और रेवेन्यू लॉस। क्लियर हो गया? यस सर। जो ये कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट्स है ना, इसी पेज पे जस्ट ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल भी है, वो भी मार्क करो। मिल गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ। यस सर। इसके बाद है सम एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू, ये तो हो चुका है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल यहाँ पे भी हैं, नेक्स्ट पेज पे। सैलरी एंड वेजेस पेड टू द एम्प्लॉय, रेंट एंड रेट्स फॉर द फैक्ट्री और ऑफिसेज। सर इसके हाँ जी सर, हम रिवेन्यू कैपिटल में ही अगर हम कंप्यूटर को इंस्टॉल करते हैं, मतलब उसमें इंस्टॉल करते हैं, मतलब कोई रैम इंस्टॉल कर रहे हैं 128 की, तो उसको हम रेवेन्यू मानेंगे या कैपिटल? कैपिटल, क्योंकि उससे उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। हाँ, अपग्रेडेशन सर कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है ना? अपग्रेडेशन आता है लेकिन उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना इससे, तो उसी कैपिटल कॉस्ट में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो कैपिटल हम तब ट्रीट करते हैं जब उसका लाइफ ऑफ स्पैन बढ़ जाता है।
एग्जैक्टली कह सकते हो। इसका फिर नेक्स्ट पेज पे है। सर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता दीजिएगा। हाँ वही बता रहा हूँ मैं। पहले मार्क करो ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन कौन से ऐसे एक्सपेंस जो रेवेन्यू नेचर के हैं लेकिन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर काउंट होंगे। दिख रहा है आपको ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस सर, पेज नंबर 18। वो खर्चे हैं 6 खर्चे जो हैं तो रेवेन्यू के लेकिन ये आपके कैपिटल ही काउंट होंगे। ओके, अब समझो कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो डेफर्ड का मतलब क्या होता है कि मैंने आज कोई एक्सपेंस किया तो जनरली होता क्या है कि जब मैं कोई खर्चा आज करता हूँ ना तो मुझे उसका बेनिफिट आज ही मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टेशनरी की शॉप पे गए, आपने कहा भैया एक पेन दो, आपने 10 रुपए दिए, उसने 10 रुपए आपको पेन दे दिया, तो आपने अभी स्पेंड किया और आपको अभी बेनिफिट मिल गया। ठीक है। ऑन दी अदर साइड आप दूसरी चीजें देख सकते हो, जैसे कि आप कभी किसी शॉप पे गए, आप रेस्टोरेंट गए, ठीक है, आपने एक डोसा ऑर्डर किया, आपने पेमेंट किया और आपको उसके अगेंस्ट में आपको प्रोडक्ट मिल गया। बट डेफर्ड में ऐसा नहीं होता। आप एक्सपेंस आज करते हो लेकिन उसका बेनिफिट कुछ टाइम बाद मिलता है। मतलब आज नहीं मिलेगा, नियर फ्यूचर मिलेगा, या फिर आज से मिलना शुरू होगा और कंप्लीट बेनिफिट उसका कुछ टाइम बाद मिलना शुरू होगा। ठीक है। अब आपने फाउंडेशन में 4,000 रुपए लगाए फीस के, अभी आप इंटर में आओगे तब आप 20,000 समथिंग जो भी आपकी फीस है, उसके बाद आप कोचिंग्स लोगे, आप अपने रजिस्टर्स पे, फ्री स्टेशनरी पे पैसा लगाओगे, अपने कन्वेंस पे पैसा लगाओगे। ये सब क्या है, ये जो पैसा खर्च हो रहा है ना, इसका बेनिफिट आज नहीं मिलेगा, इसका बेनिफिट तब मिलेगा जब आप फाइनल क्लियर हो जाओगे, जब आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है आपका, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपको एक्सपेंस जो आपको आज करना है बट उसका बेनिफिट आपको मिलेगा फ्यूचर में जाके। ठीक है, क्लियर हुआ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस सर सर। मेनली डेफर्ड का मतलब क्या होता है? डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन। सर एडवर्टीजमेंट में जो एक्सपेंस हुआ वो भी इसमें काउंटेबल होगा? वो इसमें बिल्कुल काउंटेबल होगा इसमें। उसकी बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगी। ठीक है, सिर्फ स्टडी की बात नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को सर क्रिकेट में इंटरेस्ट है, किसी ने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की हुई है, ठीक है, अब वो क्रिकेट एकेडमी जाता है, वहां प्रैक्टिस करता है, वहां फीस भर रहा है कोच की, सारे किट विट लेके आया हुआ है, तो वो जो एक्सपेंस है वो भी क्या है उसका, वो भी उसका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसका अभी अभी अर्निंग आना शुरू नहीं हुआ। अर्निंग कब आएगी, जब उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। क्वेश्चन फिफ्थ लो के आप लोगों ने कर ही लिए थे, इसके ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर इलस्ट्रेशन में एक बार इलस्ट्रेशन 3 का 6 पॉइंट इलस्ट्रेशन 3 का 6 पॉइंट 6 इलस्ट्रेशन 6 का, सॉरी 3 का 6 पॉइंट, मैंने 6 का 3 देख लिया। पेमेंट ऑफ कंप्यूटर टाइम टू ऑपरेट, पेमेंट फॉर कंप्यूटर ऑपरेट ए न्यू स्टोर कंट्रोल सिस्टम, यही वाला ना। सर। हाँ यस ये तो सर। नॉर्मल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सर इसमें और उसमें क्या डिफरेंस होगा, फिर हम न्यू तो ऑपरेट ऐसे कर रहे हैं ये ना 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 इसमें डिफरेंस, उसमें ये डिफरेंस है कि ये कंट्रोल रूम बन रहा है, न्यू स्टोर कंट्रोल सिस्टम। कभी आप किसी कंपनी में आप देखोगे ना, जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ जैसे कोई एमएनसी है, तो वहाँ पे इतने सारे सिस्टम्स होते हैं, कंट्रोल करने के लिए ना एक सिस्टम चाहिए होता है, मतलब एक स्टोर रूम चाहिए। स्टोर रूम तो नॉर्मल ओके एक्सपेंस सर। है, वो तो एक्सपेंस होगा ही होगा, हाँ वो तो एक्सपेंस है ही है आपका। और वो स्टोर रूम जो होता है वो सिर्फ कंप्यूटर के लिए नहीं होता, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी होता है। मतलब बिजली चली गई वहां से तो कहाँ जाओगे, स्टोर रूम में जाएगा बंदा फटाफट से, वहां से जाके कंट्रोल सिस्टम से जनरेटर ऑन करेगा, लाइट आ जाएगी। ऐसे ही सारे जितने भी डेस्कटॉप थे, ओके सर। आपको आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप बैंक में जाते हैं ना, तो बैंक में फॉर एग्जांपल अगर 4 बजे हम बैंक में गए तो 4 बजे जितने भी सिस्टम्स होते हैं ना, सब शट डाउन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि सब सेंट्रलाइज होते हैं। कहते हैं ना कई मेंटेनेंस बार कंप्यूटर से। कि काम नहीं कर रहा है सिस्टम, काम नहीं कर रहा है सिस्टम, बंद हो गया, सर्वर चला गया, तो यही होता है कि 4 बजे उनका सबका मेन स्ट्रीम बंद हो जाता है, मेन सर्वर उनका बंद हो जाता है। तभी ये तो बैंक वालों की ऑटोमेटिक हालत होता है? खराब रहती है कि ओके सर। क्या सर ये ओके। ऑटोमेटिक होता है? ऑटोमेटिक होता है। उसका रीजन ये होता है एक कि सिस्टम से हैंडल होता है सारा। जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं, जितने भी लेन देन, की बैंक वाला आदमी ऐसा ना कर सके ना कि
हम तो 4 बजे के बाद कर देंगे, खाली बैठ के कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो 4 बजे से पहले ही सारी एंट्री आपको पोस्ट करनी होती है, उससे पहले बाद में फिर कोई एंट्री आपकी पोस्ट नहीं होगी उसमें। क्लियर? यस सर। हम्म। इलस्ट्रेशन अब का आते हैं फर्स्ट हम अगले वाले, किसमें, इलस्ट्रेशन कौन सा? 7 सर, इलस्ट्रेशन 7। लेसन 7 का फर्स्ट पार्ट। यस सर। अच्छा। 50,000 रिसीव फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग 10,000 बाई वे ऑफ प्रीमियम। देखो 50,000 रुपए शेयर से रिसीव हुआ, जिसमें 10,000 का प्रीमियम था, तो 40,000 रुपए हुआ मेरा कैपिटल रिसीट और 10,000 रुपए हुआ मेरा प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है। शेयर इशू वाला तो जो था इसमें तो कैपिटल सिर्फ और रिसीट होता सिर्फ है मेरा। कैपिटल और रेवेन्यू बताना है, तो फिर तो डायरेक्ट कैपिटल रिसीट्स लिख देंगे ना। हाँ, क्योंकि बस हाँ कैपिटल और हाँ रेवेन्यू पूछ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। आगे बढ़े। यस सर। चलो अगला वाला है डबल एंट्री सिस्टम, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो इसमें ये है हमारा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। मिला? यस सर। पेन है 27। 26 है मेरी बुक में, तो 26 27 के नियर अबाउट होगा, देख लो। ये सर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ना। हाँ, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। यस सर, मिल गया सर। 26 से स्टार्ट हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़े। इसको ही मार्क कर लो, तो यस कॉन्सेप्ट सर। ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इसके बाद एक जो टेबल बनी हुई है ना, द कॉन्सेप्ट टेबल, इसके बाद एक है टू सम अप, दिख रहा है? टू सम अप एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस एंड स्टॉक। यस सर। दिख गया? यस सर। हम्म। इसके बाद फिर ये क्वेश्चन है, इसमें ये तुम कर लेना, बहुत टफ टफ चीजें इसमें है नहीं। इसके भी वो बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं ये चैप्टर ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, एक दो क्वेश्चन इनमें से आ ही जाते हैं। और सर अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इंपॉर्टेंट है? कुछ नहीं। तो ये लेजर के पीछे काफी सारी थ्योरी है, उसमें बता दो। पेज नंबर 50। ये वाली, सब डिवीजन ऑफ लेजर, पर्सनल लेजर इन पर्सनल, डेबिट, डेटर, क्रेडिटर, ये सब। यस सर, इसमें बस रीड आउट करना है बस इन्हें। अरे ये सब रीड आउट करना है, इसमें कुछ खास नहीं है। ओके सर। ऐसे तो काफी सारी थियरी है, इंपॉर्टेंट ही लगती है ना फिर देखने से।
इसके बाद फिर डेप्रिसिएशन पे आ जाओ, पेज नंबर 74। यस सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना AS 10, फिर उसके बाद अमोर्टाइजेशन, डिप्लेशन, ऑब्सोलेसेंस, डिलैपिडेशन, ठीक है, और इसके कॉजेस दिख गया। पेज नंबर बताना। 74। पेज नंबर 80। सर ये जो WDP में फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन निकालने का, इसको याद करना जरूरी है? यार कर लो वैसे तो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैं बोल नहीं सकता, बट सब्जेक्टिव ऐसा रिटर्न होता तो फिर दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी कर लो, इतनी बड़ी चीज नहीं है। सैल्वेज वैल्यू को डिवाइड करना होता है ओरिजिनल वैल्यू से, और उसका रूट निकाल देना होता है, क्यूब रूट। ओके सर। ठीक है। और सर ये जो मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ये जो चार्ट दे रखा है, ये सर क्लियर कहीं पे होगा क्या? नहीं, इसका जरूरत नहीं है। नहीं, इसका जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि इसमें फॉर्मूलेज वगैरह दे रखे हैं। नहीं, उतना हमारे में जाना ही नहीं ना, ये हमें इंटर में पढ़ना है। अच्छा, हमें से 2 ही मेथड देखने हैं अभी। ठीक है सर। बहुत टिपिकल पेपर नहीं आएगा यार। पेज नंबर 87 है मेरी बुक में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 1.5। यस सर, 93 पे। 93। 93 निकालो भाई सब। क्वेश्चन निकाल लिया। इसमें है आपका इसमें दिख रहा है आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन और कंपनसेट एरर। यस सर। इसको मार्क करो। टाइप्स ऑफ एरर ना? टाइप्स ऑफ एरर। पेज नंबर 94 है। और इसको मार्क करो। स्टेप टू लोकेट एरर्स दिख रहा है, स्टेप टू लोकेट एरर्स। मार्क करो और फिर आ जाओ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे। और सबसे ऊपर एरर में दिख रहा है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट। अच्छा, बिफोर वाला और आफ्टर वाला दोनों ना? दोनों वाला, हाँ। ये चैप्टर भी खत्म। इसके बाद आप आओ नेक्स्ट चैप्टर पे। मेरी बुक में पेज नंबर 108 है, तो आपकी में अराउंड 112 या फिर 114 होना चाहिए। 113। और इसमें वो जो टेबल हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस की थी ना, एडजस्टमेंट एंट्रीज, दिख रहा है आपको जो टेबल बनी हुई है, बॉक्स बना हुआ है,
कॉमन यस सर। एडजस्टमेंट के नाम से दिख रहा है हम्म। सबको? दिख गया? मिल गया सबको? इसका पेज नंबर बताना। 113। 113 113 113 एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कॉमन एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये लिखा हुआ है। मिला सबको? यस सर, वो 117 पर है। 117 पे? अच्छा, अलग अलग बुक है ना सबकी, इसलिए। ये जो है ना 17 आइटम्स हैं इसके अंदर, 18 सॉरी ये सर टोटल ना आपको करने हैं 18 के 18। अच्छा, ये 18 के 18 एंट्री सारे। हाँ 18 के 18 आपको करने हैं। इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आते हैं एग्जाम में बहुत। ओके। और मैं एंट्री फिर से पूछेगा ना बोल रहा सर हूँ कि कोई भी अकाउंट डाउट में? आए, हाँ एंट्री पूछेगा वो। कोई भी ओके। डाउट आए, किसी भी तरीके का डाउट आए ना, तो आप एक हाँ करके प्लीज मत पूछना कि एक करके पूछ किया ग्रुप ही पूरा भर दो, ठीक है? या फिर मेरे पास भी वो मुश्किल होता है। आप नोट डाउन करो, अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया है तो उस चैप्टर के अगर आपके 10 डाउट हैं, 10 के 10 डाउट लिखो। अपनी आदत को बदलो, क्योंकि आपको भी इंटर पढ़ना है, फाइनल पढ़ना है, ठीक है? क्वेश्चन पूछने का एक तरीका है, उसका उसको फॉलो करो। आप लिखो सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, मुझे इस पेज पे ये प्रॉब्लम है, मुझे इस पेज पे ये प्रॉब्लम है। अगर वो कॉमन डाउट्स होंगे कि अगर 5-6 बच्चों के हैं, तो मैं फिर उसको वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि ये डाउट्स इनका था, तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है? और अगर वो किसी का सिंगल सिंगल डाउट होगा तो हम सिंगल सिंगल कर लेंगे उसको। अब आ जाओ बीआरएस पे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा बीआरएस। यस सर। हम्म ठीक है। अब इसमें वैसे तो क्या है कि जो टेबल है ना, वह रिकंसिलिएशन स्टार्टेड विद, अगर बैलेंस शीट टेबल की ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेबल को फॉलो करना आप लोग, ठीक है? जो इस टेबल में लिखा हुआ है एग्जाम के हिसाब से। बाकी कोई एंट्री आती है अगर, तो एंट्री तो आपको करनी आती है फिर बीआरएस की। सर इसमें रीजंस का करना है क्या? क्या? सर जो रीजंस दे रखे हैं वो करने हैं क्या? नहीं नहीं, रीजन नहीं, जो उसने पूछा है ना कि एग्जाम में एंट्री बोलेगा आपको वो, ठीक है? वो आपसे ये इसका प्लस करना होता है फिर माइनस करना होता है, तो सिंपल सा आपको ट्रांजेक्शन देगा कि ये ट्रांजेक्शन है, अब बताओ कि, और ये मेरा कैश बेसिस है और मेरा पासबुक बेस है, बताओ क्या करना है इस केस में। तो बस आपने वही जो हम लोग करते हैं क्वेश्चन को करते टाइम पे वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। ओके सर। बिल ऑफ एक्सचेंज का मैंने मार्क करवा ही दिया। और हर चैप्टर बीआरएस के में ऑब्जेक्टिव भी करने हैं, मैं हर चैप्टर के हमें वो भी करने हैं अभी। ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, अब आ जाओ कंसाइनमेंट पे। हम्म। कंसाइनमेंट में आप यहाँ पे मेन टर्म्स ऑफ कंसाइनमेंट, मेन टर्म्स ऑफ कंसाइनमेंट, कंसाइनी, ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन।
ठीक है, मिल गया सबको? यस सर 156 156 पे भाई, ट्रेड कंसाइनर, कंसाइनी, ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन, कई इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर की। ओके सर। इसके बाद फिर सर परफॉर्मा इनवॉइस तक है ना ये तो? हाँ, परफॉर्मा इनवॉइस तक। और इसके बाद फिर ऐसा जो चैप्टर में तो नहीं है कुछ। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जैसे हम करते हैं ना, देखो बहुत सारे चैप्टर थ्योरी ऐसी है जो इसमें हमने की नहीं है कभी किसी चैप्टर में। जैसे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, वो हमें जैसे हम करते हैं ना वैसे ही करेंगे, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल थ्योरी वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, वो प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा वहां पे भी, उसके में भी। जॉइंट वेंचर का मैंने मार्क करवाया था क्या? जॉइंट वेंचर ही नहीं थी थ्योरी वैसे। जॉइंट सर वेंचर में एंट्री बोली थी, बस एंट्री एंट्री आपने 14 एंट्रीज बताई थी, केवल 14 हाँ वाली। अच्छा वो बताई थी। अच्छा तो फिर जॉइंट वेंचर जहाँ शुरू हो रहा है ना, वहां पे फिर वहां पे शुरू में ही है, बिल्कुल शुरू में, अच्छा बिजनेस एक्टिविटी फॉर विच कंस्ट्रक्शन ऑफ अच्छा डैम, ये ब्रिज, रोड्स, ये वाले। हाँ इंट्रोडक्शन से नीचे वाला 2 हाँ डॉट। हाँ हाँ हाँ, ये जो 2 डॉट है ना इंट्रोडक्शन से नीचे वाला, ये 2 डॉट, ओके सर। ये आपने करना। और ये जो टेबल है ना नीचे जॉइंट वेंचर कंसाइनमेंट के बीच में जो कंपैरिजन है, ये भी आप कर लेना। ठीक है। ठीक है, बाकी इसमें मोर चलते फोकस हमारा करना है सेपरेट वाले पे, है ना? सेपरेट वाले पे। हाँ ओके। इसके बाद फिर आपका शुरू हो गया प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न फॉर फाइनल अकाउंट, एनपीओ और आपका कॉस्ट, वो आपका दूसरे वाली फैकल्टीज देखेंगी। किसी का कोई डाउट, कोई शंका हो, कोई जनरल कुछ डाउट हो, प्लीज पूछ लो, क्योंकि फिर हम लोग कभी रैंडम नहीं बात कर पाएंगे, फिर तो क्लास तो अपनी अपनी नहीं हो पाएगी। सर परफॉर्मेंस आप लोग पेपर के रिगार्डिंग आप लोग हाँ, मैंने यूट्यूब पे जो शेयर किया हुआ है ना, आप उसको जरूर वो कर लेना, वो आप लोगों के लिए ही है, काफी हेल्पफुल चीज, आपको काफी फायदा होगा उस चीज से। मैं ऑलरेडी इसको शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि काफी सारी चीजें, जो बहुत सारी चीजें हैं, टॉपिक्स हैं करने के लिए, वो सब आपकी काफी हेल्प हो जाएगी उसमें, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो प्रॉपरली गाइड करते ही नहीं है बच्चों को ना, कुछ भी बोलते हैं क्योंकि अपने फाइनेंशियल, अपने मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए। यस सर। सबने किया ना वो फॉलो? हाँ सर, सब्सक्राइब पहले से है। चलो ये अच्छी बात है। और किसी का कोई डाउट है तो अगर वो भी पूछ लो, क्योंकि अभी तो आप लोग फाउंडेशन एग्जाम तो जिस तरह से हो भी जाएगा, लेकिन इंटर में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें डाउटफुल रहेंगी। सर वो क्लास कब होगी, जब हम मतलब सितंबर वाले बच्चे मतलब हमारे साथ आएंगे कंबाइंड क्लास? कौन सी वाली क्लास? सर आपने कहा था ना जिन्होंने अच्छा सितंबर में। ओके ओके, तो आप लोग बताओ कब रखने हैं, मेरे को तो मैं को बोल दूँ, कोई एक दिन शेड्यूल कर लेते हैं, मैं उनको बोल दूंगा। ठीक है, सैटरडे संडे तो इस टाइम पे तो फेस्टिवल आई थिंक नहीं हो पाएगा, या फिर मैं फिर भी कोई बात कर लेता हूँ, अगर अवेलेबल होंगे तो मैं फिर उनको भी कर लेंगे साथ में। ओके सर। सर इंटर में संडे जो डायरेक्टर संडे हैं संडे को ही रख लेते हैं 10-11 बजे करो। हाँ, इंटर में जो डायरेक्ट टैक्स है वो न्यूमेरिकल है, मतलब जो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरीज अदर पर्सन जो रहती है, और टीडीएस टैक्स वगैरह वैट वो सब कुछ है इंटर में डायरेक्ट टैक्स में। ये टॉपिक आपने कहाँ पढ़े? सर ये मैंने पढ़ रखे है बीकॉम में, मेरे को पता है। तो कहाँ मैंने पे? बीकॉम में होंगे ना सर, बीकॉम में, सेकंड सर सेमेस्टर, बीकॉम थर्ड में, सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में। अच्छा, तो जो हमारे सीएमए का जो डायरेक्ट टैक्सेशन है ना, देखो जो तुमने वहाँ पढ़ा है बीकॉम में, जो पढ़ा है वो तुम पढ़ रहे हो इनकम टैक्स। नहीं नहीं सर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मेरा जो था वो से आया डीयू के साथ नहीं थोड़ा सर, डिफरेंट है। हम तो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं।
मैं भी वही कह रहा हूँ ना, आप लोग अभी पढ़ रहे हो इनकम टैक्स, लेकिन आपको यस सर। सीएमए में जो पढ़ना है ना, जो आपको सीएमए पढ़ना है वो आपको पढ़ना है डायरेक्ट टैक्स, और इनकम टैक्स इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। इनकम टैक्स एक पार्ट है डायरेक्ट टैक्सेशन का। डायरेक्ट टैक्सेशन बहुत बड़ी चीज है, उसमें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ये कैपिटल सर मैं गेन, वही बोल यस रही सर, थी। यस सर। वो मेरे पीजीपीपी, को कंप्यूटेशन, असेसमेंट, सर्च एंड सीजर, यस सर। वो सर ये मैंने बहुत बड़ी पढ़ चीज है। रखे हैं, वो एक्चुअली मैंने पढ़ रखे हैं ना, तो जो यहाँ के जो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किए ना, तो हमारे जो हाँ, हमारे हमारे में डायरेक्ट टैक्स था, और मैंने डीयू वाले कुछ अच्छा स्टूडेंट से अच्छा। पढ़ा, तो उनके हाँ में इनकम टैक्स है, तो तभी मैं आपसे हाँ पूछ रही थी। मैंने हाँ डायरेक्ट टैक्स पढ़ा हुआ है, तो मैं वही पूछ रही थी कि यही है ना, असेसमेंट ऑफ अदर पर्सन सैलरीज का, एंड एग्रीकल्चर वाला जो होता है कंपटीशन ऑफ टीडीएस। हाँ, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। बस फर्क ये है, डिफरेंस ये है कि जो हमारा सीएमए है इसके अंदर आपने पढ़ रखा है, तो जैसे डीयू वाला सिलेबस है, ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही है, लेकिन जो क्वेश्चन को पूछने की जो डेप्थ है, जो गहराई है ना, जो डीपनेस है, वो सीएमए की बहुत ज्यादा है। बीकॉम वाले में उतने डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। जैसे कंपटीशन ऑफ सैलरी बीकॉम में पूछ लेंगे, लेकिन कंपटीशन ऑफ सैलरी सीएमए में बहुत कम पूछा जाता है डीटी के अंदर। यस सर, उसमें डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन और सर फिक्स होते मैं हैं। ना एक्चुअली कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगी जो हमें आए थे, तो आप मुझे बता देना, सो दैट मेरे को ना थोड़ा कि मेरे को इससे आइडिया ये हो जाएगा कि मेरे को कितना और हार्ड लेवल करना है, सो दैट आई नो कि करना तो हार्ड लेवल है, मतलब और मुझे पता लग जाएगा कि किस उससे मेरे को करना है। हेलो। तो जो यस डीटी सर। है, जो डायरेक्ट टैक्सेशन है, वो सीएमए के अंदर काफी डीप है, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और बीकॉम वगैरह में मुझे अभी का नहीं पता, लेकिन शायद प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सीएमए के अंदर प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों क्वेश्चंस आते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। सर आपके फर्स्ट ग्रुप में यही वाला फर्स्ट क्राइटेरिया ग्रुप में फॉलो होता आपका है क्या डायरेक्ट टैक्सेशन है, इंटर और में भी सेकंड की ग्रुप में आपके इनडायरेक्ट टैक्सेशन। क्या? 60% एमसीक्यूज 40% सब्जेक्टिव? ऐसा कुछ नहीं है इंटर में, अभी के नहीं हिसाब है। से बता रहा हूँ मैं अभी। सर हेलो सर। तो 60-40 का कोई कंपैरिजन अभी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी जो दिसंबर में जो एग्जाम होना है ऑनलाइन, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा एग्जैक्टली क्या चीज़ आ रही है। लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ कि जब तक जो पेपर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही सीन रहता है कि पेपर में मिक्सअप रहता है, कोई 60-40 का कोई स्पेसिफिक रेशियो नहीं है। हाँ जी। सर हमारा पेपर जो होगा वो सेंटर बेस्ड ऑनलाइन है या फिर होम बेस्ड ऑनलाइन है? दोनों चॉइस दी गई हैं दोनों चॉइस दी गई है। अभी। अच्छा, फाउंडेशन के लिए तो अभी होम बेस्ड है। सर वो तो इंटर सर के लिए है ना। इंटरमीडिएट और रिलेशन वालों फाइनल को के लिए भी? तो भी ऑनलाइन अब हो अभी गए। इंटरनल फाइनल के लिए भी चॉइस दी गई है कि होम बेस्ड है कि सेंटर बेस्ड है। फाउंडेशन के लिए तो अभी होम बेस्ड ही है। ओके सर। सर जी। प्रोफोर्मा इनवॉइस बता दीजिए एक बार। परफॉर्मा इनवॉइस कुछ नहीं होता दोस्त, सिंपल सा रहता है कि मेरा जो इनवॉइस इशू होगा ना, ठीक है, उस इनवॉइस का क्या परफॉर्मा रहेगा स्पेसिफिकली वही होता है। क्या क्या डिटेल्स उसके अंदर आएंगी, वो सब चीजें उसमें मेंशन होती हैं। कंसाइनर का नाम आएगा, कंसाइनी का नाम आएगा, उनका टैक्स नंबर आएगा, और क्या अमाउंट है किस चीज के, एक ऐसे अकाउंट एक इनवॉइस रहता है बस, और कुछ स्पेसिफिक नहीं है। ओके सर। और कोई डाउट किसी का, कोई क्वेश्चन? देखो वैसे भी ना अभी अक्टूबर क्या है, टुडे इज 20th अक्टूबर, राइट?
अभी 10 दिन बचे हैं अक्टूबर में, अच्छा सर, एक क्वेश्चन है ये ना। है कि अगर बुक के अलावा स्कैनर पे ध्यान दिया जाए या ना दिया जाए? स्कैनर पे ध्यान दे सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए सिर्फ, बट ठीक है। अगर आपके पास प्रीवियस अटेम्प्ट के पेपर हैं तो फिर आपको स्कैनर हाँ, करने की जरूरत नहीं है। जो अभी ऑनलाइन हुए हैं। ऑनलाइन भी एक ही हुआ है, उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर के पेपर्स, प्रीवियस अटेम्प्ट के पेपर। कुछ तो सर बुक के पीछे भी दे रखे हैं। एग्जैक्टली exactly. जो बुक के पीछे वाले हैं वो तो आप हर चैप्टर के पीछे वाले तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है। चैप्टर के पीछे, हर चैप्टर के पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो आपको करने ही करने हैं। ओके सर। हम्म। और सर वो थ्योरी कब आएगी जो आप ईमेल करने वाले थे? अभी भेज देंगे उसको, अब हम फ्री हो गए तो अब भेज देंगे आपको सबको नोट्स वगैरह। ओके सर। नवंबर में आपका 14 आपका दिवाली है, तो वो वाला हफ्ता आपका पूरा वीक वैसे चला जाएगा, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं है सच। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन द फैकल्टीज, अपना भी थोड़ा सा सेल्फ प्रिपरेशन लेके चलो, कि सेल्फ प्रिपरेशन भी करनी है काफ़ी, चारों सब्जेक्ट को लेके चलो, प्रॉपर शेड्यूल बनाओ कि कौन सा आपका कितना कंप्लीट हो चुका है अभी तक, कितना बाकी रह गया है, और लग जाओ उसमें। ठीक है, जितने ऑब्जेक्टिव आप कर सकते हो, जितने मैक्सिमम आप कर सकते हो। बुक और स्कैनर अगर आपने करना है, बस दो ही आपको सोर्स रखने हैं। आपको और कोई सोर्स पे नहीं जाना कि ये चैप्टर तो उस वाले बुक में भी है, वहां भी है, वहां भी, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस दो ही सोर्स रखो आप, अपनी बुक और स्कैनर, ठीक और है। आपको बाकी ज़्यादा रिसोर्सेज पे जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि BRS है, अब तुम कहो 11th क्लास में तो वहां से थ्योरी पढ़ना शुरू कर दो, ऐसा मत करना। ठीक है, वहां से बस प्रैक्टिकल कर लो अगर करना है तो। इंस्टीट्यूट की साइट पे कुछ MCQ है, कुछ बुकलेट्स हैं, वर्क बुक हैं, वो सब। लेकिन ये तब करना जब आपकी बुक और आपका स्कैनर कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं करना कि बुक और स्कैनर तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है, पहले ही आप वहां जाके वो करना शुरू कर दी तो आपको दिक्कत हो जाएगी फिर। सर पहले बुक आप अपने पास जो अवेलेबल कंटेंट है उसको आप कंप्लीट करो, उसके बाद फिर शुरू करना। सर हाँ जी, मैंने बुक आर्यन जी बताइए। कंप्लीट कर लिया सर। मैंने बुक कंप्लीट करने के बाद मैंने एक दो दिन मैंने बस प्रैक्टिस करी थी, उसके बाद मैंने एमसीक्यूज लिए थे। हाँ वो हाँ, मतलब हो गए हैं सर, सॉल्व तो हो गए हैं, बस एक आध में दिक्कत आई थी पर वो भी हो गए। हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कि आपकी बुक, आपकी जो बुक है वो कंप्लीट होनी चाहिए आपका, साथ साथ। ऐसा ना हो नहीं कि सर, आप बुक के बुक सारे को भी क्वेश्चन कंप्लीट करते कंप्लीट जाओ। है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई और डाउट नहीं है अब किसी का भी? स्कैनर कहाँ है, स्कैनर कहाँ है, स्कैनर कहाँ है? अच्छा, स्कैनर कहाँ है? स्कैनर या तो आपको परचेज करने पड़ेंगे, या फिर आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको भेज दूंगा, बट अगर आप परचेज कर लो तो आपको मार्केट से लेने पड़ेंगे। तब बीआरएस के अंदर वो अगर टेबल कंप्लीट हो जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली बीआरएस कंप्लीट हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ग्रुप पे देखो भाई, मैंने एमसीक्यू बुकलेट भेजी है, फिर से भेज दो भाई। अच्छा, अभी भेजिए, ठीक है। और किसी का कोई डाउट हो तो मुझे फिर आप लोगों के पास नंबर तो है ही, मुझे आप व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। मैं भेज दूंगा सॉल्यूशन उसका, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। और किसी का अगर बाकी चैप्टर जो हैं वो चीज़, अगर किसी दूसरे चैप्टर में भी कभी डाउट आता भी है ना, जो दूसरे चीज़ें भी हैं, दूसरे चैप्टर्स भी हैं जो दूसरी फैकल्टीज करा रही हैं, अगर नहीं भी क्लियर होता है तो कोई नहीं, आप पूछ लेना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन आप लोग बस पढ़ना, मेहनत करना, ठीक है। आप लोगों को बस क्लियर करना है फाउंडेशन एट एनी कॉस्ट। आपको बस पास होना है, फटाफट आपको इंटरमीडिएट में आना है। ये ना हो कि आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, टाइम पास मार रहे हो, ऐसा नहीं करना। यस सर। किसी को कुछ अगर परेशानी भी आए ना कि ये कैसे पढ़ना है, वो कैसे पढ़ना है, वो कैसे करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। बस ये ना हो कि अरे सर हमारा तो, मेरे को तो, मैं तो डिप्रेशन में चला गया था, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, मैं पढ़ नहीं पाई, मैं पढ़ नहीं पाया, वो सब चीज़ें नहीं करना। 5 दिसंबर को ना आप लोगों का एग्जाम? यस सर। यस सर। सर बहुत दिन है नहीं, 5 दिसंबर आपके पास। 5 दिसंबर में आज एग्जाम हो जाएगा, फिर कुछ दिनों बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर फटाफट आपको इंटरमीडिएट के लिए एनरोल होना है। एनरोल होने के बाद फटाफट से आपको इंटर पास करना है, फिर फटाफट से आपको फाइनल पास करना है, फिर आप बन गए सीएमए विद कॉस्ट सर ये तो अकाउंटेंट। हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, अब जो अदर फैकल्टी पढ़ाएगी उसमें भी 10-11 क्लासेस ही होंगी उनके पास। और सर हमें क्या रिकमेंड करना चाहिए कि मीन्स दोनों ग्रुप एक साथ या सिंगल सिंगल करके डाल देने के लिए इंटरमीडिएट में? उसके बारे में ना हम लोग क्या करेंगे जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा ना, तो हम यस लोग एक सर। कॉमन मीटिंग रख लेंगे, ठीक है। कॉमन मीटिंग शेड्यूल कर लेंगे रिजल्ट के बाद, तब इस बारे में हम ओके। बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। अभी क्या है, कन्फ्यूजन हो जाएगी। हम्म। दूसरी वाली फैकल्टी जो आएंगी भाई, उनके पास भी ऑलमोस्ट सेम ही क्लास रहेंगी, आई थिंक। नवंबर पूरा उनके पास है, और अभी 2 क्लासेस इस वीक में है। ओके सर। ठीक है। वैसे सर हमारा इस बार सेशन लेट शुरू हुआ है ना कोविड की वजह से। काफ़ी लेट शुरू हुआ है, अदरवाइज क्लासेस जो होती है ना वो अगस्त में शुरू हो जाती हैं, अगस्त के फर्स्ट वीक में, फिर जुलाई लास्ट वीक में। बट आप लोगों को तो सितंबर में ही शुरू हुआ है इस बार। यस सर। कुछ कर नहीं सकते ना उसमें, सच क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्लियर हो जाता है जैसे दिसंबर में रिजल्ट आने के बाद, तो हमें ठीक है। दिसंबर में फॉर्म भरने हैं इंटरमीडिएट के लिए। क्या, फिर से बोलो। जैसे कि हमने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, दिसंबर में हमारा रिजल्ट आ जाता है और हम क्लियर हो ठीक जाते है। हैं। ठीक और है। मतलब फिर दिसंबर में ही हमें फार्म भरना है, मतलब कि मतलब या जुलाई हाँ में भर हाँ सकते हाँ, नहीं 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 नहीं, अगर आपको जून अटेम्प्ट देना है ना, हैं। हम्म। हाँ। अगर आपको जून में एग्जाम देना है इंटरमीडिएट के, तो फिर आपको रिजल्ट आने के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इंटरमीडिएट के पर लिए। बट वैसे सर, आई थिंक सर वो दिसंबर में ही खुल जाते रजिस्ट्रेशन। देखो अभी तक तो क्या होता था, अभी तक तो ऑफलाइन एग्जाम होते थे, दिसंबर का रिजल्ट फरवरी में आता था, ठीक है। हम्म। यस सर। लेकिन अब तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो दिसंबर का रिजल्ट दिसंबर में ही आ रहा है, तो तुम्हारे पास टाइम है जून के लिए अप्लाई करने के लिए। बट सर मेरे को बताया था किसी ने हम्म, कि जो उनसे एग्जाम्स जैसे देने की, अगर आपने ग्रुप 1 ग्रुप 2 इकट्ठे देना है तो आप दिसंबर में दे सकते हो, और ऐसा नहीं है कि अगर आपने दिसंबर में दिया है तो आप जून अटेम्प्ट दे सकते हो, आपको दिसंबर अटेम्प्ट ही देना पड़ेगा। 9 मंथ इसकी का सर गैप ऐसा गाइडलाइंस कुछ होगा। होता है? गाइडलाइंस सर गाइडलाइंस अभी आई नहीं आई थिंक है। इंस्टीट्यूट कहती है कि रजिस्ट्रेशन से पहले तुम्हारे पास मिनिमम 6 मंथ होने चाहिए। कौन सा रजिस्ट्रेशन? मीन्स किसी में भी रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले, जैसे नहीं इंटेक नहीं, के। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओके। सर आपकी मतलब हम आपको ऐसा कर फाइनल सकते हैं का ना, फाइनल का एग्जाम देने से पहले आपके हाथ में 15 मंथ्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, फाइनल का एग्जाम देने से पहले।
सर हम ओके ऐसा इंटर कर का सकते हैं ना इंटर का फिर। इंटर का एक ग्रुप, चाहे फर्स्ट ग्रुप या फिर सेकंड ग्रुप, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो इंटरमीडिएट का तो विदाउट हम्म एनी ट्रेनिंग आप दे सकते हो, विदाउट एनी ट्रेनिंग। बस यहाँ कंसर्न ये देखने वाला है, अभी अभी कंसर्न ये देखने वाला है कि इंटर में जून अटेम्प्ट के लिए अभी लॉ वह पहले वाला ही फॉलो होगा या फिर बाद वाला फॉलो होगा, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि अगर आपको जून के लिए अप्लाई करना है, अगर आपको जून के लिए अप्लाई करना है तो आपका, फॉर एग्जांपल अगर आप दिसंबर में एग्जाम देते और आपका ऑफलाइन एग्जाम होता तो दिसंबर के ऑफलाइन एग्जाम का रिजल्ट फरवरी में आता है, तो आपको नेक्स्ट दिसंबर मिलता। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपका ऑफलाइन मोड होता तो आपको आपको दिसंबर 21 मिलता अटेम्प्ट, आप जून 21 के लिए एलिजिबल नहीं थे। लेकिन यस सर। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि आपका एग्जाम दिसंबर में हो रहा है, रिजल्ट भी दिसंबर में आ रहा है, पहले फरवरी में आता। तो अभी क्या है, आपके पास ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हैं, जनवरी टू मई, ठीक है, जून में आपका एग्जाम है, तो अभी क्या पता वो लॉ, क्या तो आपको मतलब जून के लिए आपको एलिजिबल कर दें। ठीक है, ये प्रोसेस है। तो सर मतलब पूरा 1 ईयर तो लग ही जाता है फिर पेपर देने में। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुम जून एक में क्लियर कर दो तो दूसरा दूसरे बस में कर दो। इंटर तुम एक साल में क्लियर कर सकते हो इंटरमीडिएट। सर और हम जैसे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों साथ देते हैं, तो अगर हम दिसंबर अटेम्प्ट दे सकते हैं ना, मतलब हम जून अटेम्प्ट ना देना हाँ, चाहिए, हम दोनों के साथ दिसंबर। दिसंबर 21 दे सकते हो, दिसंबर 21 दे सकते हो टोटल बोथ 8 ग्रुप। एग्जाम्स इन दिसंबर। हाँ 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 हाँ। उस केस में आपको एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कंप्यूटर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और एक 3 डेज की वो आपका जीडीबीसी होता है वो आपको देना पड़ेगा। कौन सी ट्रेनिंग सर? कंप्यूटर ट्रेनिंग देनी पड़ती है 100 आवर्स की। अगर बोथ देते हैं सर तब? तब अगर बोथ दोगे तब। तो वो सर कहाँ से, मतलब कि हमें इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट से? इंस्टीट्यूट ही इंस्टीट्यूट ही कराएगा उसको। ओके, और सर मतलब अगर पहले इंस्टीट्यूट से गाइड हमने कर करेगा रखा है आपको उसके लिए। ट्रेनिंग कंप्यूटर्स वगैरह की, बेसिक या एडवांस डीसीए, तो कोई मतलब वो नहीं है स्किप उससे, हो सकती है? नहीं, कोई मतलब नहीं है। ओके, वो खुद करवाएगा? खुद करवाएगा इंस्टीट्यूट, आपने कहीं से भी किया हो उससे कोई मतलब नहीं है। सर मतलब कि इंस्टीट्यूट ही आपको ओके। डेट और टाइम देगा और वो उसी सब बेसिस पे कुछ हमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डेट और लेकर। टाइम देगा, सेंटर भी इंस्टीट्यूट के ही होते हैं। ओके। और सर अगर सिंगल सिंगल देते हैं, मतलब दोनों ग्रुप है वो अलग अलग देते हैं, तो ये ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती? सिंगल सिंगल दोगे तब भी आपको देनी पड़ेगी, लेकिन आपको सिंगल सिंगल पर दूसरा वाला जो आपका ग्रुप होगा उसको देने से पहले देनी पड़ेगी। ओके। क्लियर हो गई बात? ओके सर। सर हमारे मॉक होंगे इस बार? कह नहीं सकता भाई मैं अभी कुछ इस बारे में, थोड़ा कहना मुश्किल है इस बारे में अभी। अभी हम लोग ओके करेंगे इस बारे में बात, अगर कुछ नोटिफिकेशन आएगा ना तो मैं ग्रुप में बात करूंगा, ग्रुप में एक किसी दिन आईडी का मीटिंग का शेड्यूल कर देंगे, फिर मीटिंग में अपन लोग बात कर लेंगे इस बारे में। ओके ओके सर। सर ऐसे ही, क्योंकि अभी एक यूट्यूब टीचर ने हमें मतलब पेपर मतलब संडे को पेपर दिलवाए थे, मतलब ऐसे ही ऑनलाइन हम्म ही। उसका मोहित रिजल्ट आया अग्रवाल सर। हम्म यूट्यूब टीचर ने। हम्म 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 तो उसमें ही सर अकाउंट्स और मतलब फर्स्ट 2 पेपर के थे, अकाउंट्स और हम्म इको। हम्म। तो शायद क्या पता ऐसे ही मॉक टेस्ट हो। देखो, मैं तुम्हें दो चीज गाइड करता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा थ्रू आउट द लाइफ के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें काफी हेल्प रहेगी इस चीज से। पहली चीज, तुम लोग कॉस्ट अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हो, यू आर डूइंग सीएमए, ठीक है? तो ऑलवेज ट्राई टू फॉलो सीएमए, जो खुद सीएमए हो, ठीक है? दूसरी बात, दूसरी बात, जब तक इंस्टीट्यूट हमारा हमारा खुद का जो इंस्टीट्यूट है, क्योंकि हम इंस्टीट्यूट के एग्जाम देंगे ना, जब तक इंस्टीट्यूट खुद कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालता रिटर्न में, तब तक ना तो आपको यहाँ इस कान से सुनना है, ना आपको उस कान से सुनना है, ना आपको इसकी बात माननी है, ना आपको उसकी बात माननी है। या तो किसी कॉस्ट अकाउंटेंट को फॉलो करो जो खुद कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या फिर इंस्टीट्यूट की जो गाइडलाइन जो रिटर्न में आती है, पब्लिश होती हैं, आप उसको फॉलो करो। उससे पहले कुछ नहीं सुनना है आपको, क्योंकि ये सब चीजें पता है क्या होती है, ये सब चीजें बहुत चीजें खराब करती हैं माइंड के साथ। इंस्टीट्यूट अगर मॉक टेस्ट करवाता है तो अच्छी बात है, नहीं करवाता तो आप खुद मेहनत करो उस चीज को। क्योंकि आप समझो, ओके सर। आप आप समझो, आप मार्केट के लिए आप कोई स्टूडेंट नहीं हो, आप सिर्फ इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो। बाकी लोगों के लिए आप बाकी लोगों के लिए आप कस्टमर हो, बाकी सब लोगों के लिए आप कस्टमर हो। आपसे पैसों का बेनिफिट है सबको।
उनको नहीं फर्क पड़ता आप सीए में बनो कि नहीं बनो, उनको फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने फीस पे करी कि नहीं फीस पे करी। और अगर चीज आपको अगर ये बातें भी समझ में नहीं आ रही है ना, तो आपको विद द टाइम आपको क्लियर हो जाएंगी। जब आप इंटरमीडिएट में आओगे, जब आप फाइनल में आओगे, तो आप क्लियर हो जाएंगे। जो बच्चे फाइनल में है ना अभी, जो इंटरमीडिएट कर के एग्जाम दे चुके, जरा उनसे पूछना कभी, तो दे विल टेल यू कि हाँ भाई चीजें कितनी खराब है मार्केट की। फीस ले लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं कराते, काफी सिनेरियो रह जाता है उसमें। ठीक है, ओके सर। और कोई किसी का कोई डाउट, कोई शंका, कोई समाधान? देखो हमारे वाले ग्रुप में इसमें अराउंड 86-90 स्टूडेंट्स थे, अभी 41 एक्टिव हैं इसमें, इंक्लूडिंग मतलब 40 एक्टिव हैं। तो पता लग जाता है कि कौन कितना सीरियस है पढ़ाई को लेकर। इसमें एक इंस्टीट्यूट भी है हमारा, तो 39 ही रह गए। ठीक है, फिर हम लोग कभी फिर संडे को एक मीटिंग शेड्यूल करता हूँ, मैं उसको मैसेज ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, अपन लोग संडे को मिलते हैं फिर। ओके सर। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय। ओके सर, थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू, बाय बाय।